हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पुण्यस फिजिक्स पाठशाला। तो आज का जो क्लास है वो क्लास मैं वहीं से शुरू करने जा रहा हूँ जो कि पिछले क्लास में मैं यूनिट डायमेंशन में पढ़ाया था। सो ऑन द यूनिट डायमेंशन जो मैं पहले क्लास में आपको पढ़ा चुका हूँ, दैट वन इज ऑल अबाउट योर फंडामेंटल क्वांटिटी। तो फंडामेंटल क्वांटिटी है क्या, हम फंडामेंटल क्वांटिटी को कैसे कंसिडर करें और फंडामेंटल क्वांटिटी हम किसको कहेंगे, उसी हिसाब से यूनिट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वगैरह वगैरह। सो उसके बाद हम सिस्टम ऑफ यूनिट डिस्कस किए थे, जहाँ पे हम 3 सिस्टम के यूनिट के बारे में डिस्कस किए थे। पहला वाला एमकेएस, दूसरा वाला सीजीएस और तीसरा वाला एफपीएस सिस्टम ऑफ यूनिट। तो वहाँ पे हम जो सिस्टम ऑफ यूनिट कंसिडर किए थे, वहाँ पे हम 3 फंडामेंटल क्वांटिटी को इन्वॉल्व किए थे। और वो जो 3 फंडामेंटल क्वांटिटी को हम इन्वॉल्व किए थे, दीज 3 फंडामेंटल क्वांटिटी एज मास, लेंथ और टाइम। बट one day situations arised where 4 other physical quantity came to the limelight and they defined themselves that they are not the simple physical quantity, rather they are the fundamental quantity। जैसे 4 फंडामेंटल क्वांटिटी, ऐसे और 4 फिजिकल क्वांटिटी बाद में लाइमलाइट को आए, जिसको कहा जा सकता है कि वो एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो उस लिहाज से मैं एक फंडामेंटल क्वांटिटी को आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ, जिसका नाम है करंट। उसको कैसे कंसिडर करें कि पकड़ लो एक फिजिकल क्वांटिटी जिसका नाम कहता हूँ मैं चार्ज। तो वो सबको मालूम है, चार्ज इज इक्वल टू करंट इनटू टाइम। तो यहाँ पे मैं एक ऐसे फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बात कर रहा हूँ जो कि एक फंडामेंटल क्वांटिटी जो कि एक टाइम है, और दूसरा क्वांटिटी जो कि एक करंट है। दोनों के वजह से एक फिजिकल क्वांटिटी हमें मिल रहा है। तो दिस क्वांटिटी can also be treated as your base quantity from which a other physical quantity can be obtained. Henceforth, I can say this one can be treated as one of your fundamental quantity. वैसे ही और 3 क्वांटिटी को बाद में कंसिडर किया गया कि दे आर नॉट सिंपली ए फिजिकल क्वांटिटी, रेदर दे आर द फंडामेंटल क्वांटिटी। तो उन तीनों के साथ अगर मैं करंट की मिला दूँ तो टोटल 4 और फिजिकल क्वांटिटी मिल गए, जिसको हम फंडामेंटल क्वांटिटी के हिसाब से ट्रीट कर सकते हैं। एंड वही फंडामेंटल क्वांटिटी अगर मास, लेंथ, टाइम के साथ मिल जाएंगे तो हमें 3 फंडामेंटल क्वांटिटी के बजाय हमें मिलेगा कितना ना 7, जिसका नाम मैं लिख रहा हूँ, ध्यान से उसको नोट कर लीजिए। पहले वाला मैं कह सकता हूँ मास, दूसरे वाला को मैं कह सकता हूँ लेंथ, तीसरे वाला को दैट वन इज योर टाइम, चौथा दैट वन इज योर करंट, पांचवा इज योर टेम्परेचर, छठा इज लुमिनियस और इंटेंसिटी, सातवां अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो ये जो 7 क्वांटिटी मैं आपके सामने लिखा हूँ, ये 7 क्वांटिटी को हम फंडामेंटल क्वांटिटी के हिसाब से ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन जो मैं सिस्टम ऑफ यूनिट कहा था उसमें सिर्फ ये 3 को इंक्लूड किया जा सकता है, बाकी चारों को नहीं। तो उसके वजह से दैट वी फेस ए लॉट ऑफ डिफ़िकल्टी दैट हाउ टू प्लेस ऑल द 7 फंडामेंटल क्वांटिटी। तो उसको प्लेस करने के लिए, चारों को प्लेस करने के लिए एक ऐसा एक सिस्टम ऑफ यूनिट को डिज़ाइन किया गया जिसमें not only 7, if further increment in the fundamental quantity will happen, अगर 7 के जगह और फंडामेंटल क्वांटिटी अगर बाद में इन्वेंट किया जाए
तो उस सभी को उस सिस्टम ऑफ यूनिट में इन्वॉल्व किया जा सकता है। सो जिस सिस्टम ऑफ यूनिट को हम ये कह सकते हैं कि ऐसा एक सिस्टम ऑफ यूनिट जहाँ पे जितना भी फंडामेंटल क्वांटिटी बाद में इन्वेंट हो उसको प्लेस किया जा सकता है, उसको बाद में कहा गया क्या, दैट वन इज योर SI system of unit. So in this particular system of unit, we not only place the 3 fundamental quantity, rather we have the freedom to place more than 3 fundamental quantity. Now it becomes 7, and in future if it will be more than 7, we can also place all the fundamental quantity in the respective system of unit. तो इस सिस्टम ऑफ यूनिट में जब हम 7 को प्लेस किए, हम जब 7 फंडामेंटल क्वांटिटी को इस सिस्टम ऑफ यूनिट में प्लेस किया गया, तो इस सिस्टम ऑफ यूनिट में इस सभी फंडामेंटल क्वांटिटी का एक रेस्पेक्टेड यूनिट आया। तो रेस्पेक्टेड यूनिट क्या रहा ना, मास के लिए जो यूनिट को कहा गया उसको किलोग्राम कहा गया, लेंथ के लिए मीटर कहा गया, टाइम के लिए सेकंड कहा गया, करंट के लिए एम्पियर कहा गया, टेम्परेचर के लिए केल्विन, लुमिनस इंटेंसिटी के लिए कैंडेला और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल। सिंबॉलिक रिप्रेजेंट के हिसाब से केजी को लिखा गया, किलोग्राम को लिखा गया केजी, मीटर को एम, सेकंड को एस, एम्पियर को कैपिटल, दैट वन इज की, तो उसी हिसाब से हम ऑल द फंडामेंटल क्वांटिटीज को वहाँ पे प्लेस कर पाए। सो दिस इज ऑल अबाउट योर फंडामेंटल क्वांटिटी एंड द सिस्टम ऑफ यूनिट वेयर वी हैव प्लेस्ड द 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज देयर, एंड दिस इज ऑल अबाउट योर यूनिट। वैसे ही यूनिट सिर्फ एक ही नहीं, उसके तरह काफ़ी हम ऐसे यूनिट को कंसिडर कर सकते हैं जिसका मैग्नीट्यूड कम हो, वैसे भी काफ़ी यूनिट है जिसका मैग्नीट्यूड काफ़ी ज़्यादा हो। तो वो सिर्फ मास के हिसाब से नहीं, उसको लेंथ के हिसाब से ट्रीट किया जा सकता है, टाइम के वो हिसाब से भी ट्रीट किया जा सकता है। तो वैसे काफ़ी ऐसे सिस्टम ऑफ यूनिट है जिसको हम ऐसे काफ़ी यूनिट है जिसको हम इस फंडामेंटल क्वांटिटी के यूनिट के हिसाब से ट्रीट कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द unit. So the next one which I am going to explain, that one is your dimension. ये जो डायमेंशनल एनालिसिस है, यहाँ पे आज हम पढ़ने वाले हैं डायमेंशन, बाद में डायमेंशनल फॉर्मूला, बाद में classification of physical quantity according to dimension, और चौथा that one is your principle of homogeneity. So let you start from one by one, that is what is dimensions, what is dimensional formula, what is the use of your classifications of physical quantity according to the dimensions, and then your principle of homogeneity. So पहले हम स्टार्ट करते हैं डायमेंशन के हिसाब से। हम पहले डायमेंशंस को पढ़ते हैं, डायमेंशन को जानने के बाद हम बाद में जानेंगे क्या ना, व्हाट इज डायमेंशनल फार्मूला, और उसके बाद क्लासिफिकेशन। सो डायमेंशन को जानने के लिए मैं
पहले आपको एक फिजिकल क्वांटिटी को कंसिडर करके उसको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे कि मैं लिया फोर्स, एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जो कि 3 फंडामेंटल क्वांटिटी को बिलोंग्स करता है। जैसे 3 फंडामेंटल क्वांटिटी को लेके हम इस फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसको हम लिख सकते हैं कैसे, ना मास इनटू एक्सेलरेशंस। मास को हम एक्सेलरेशंस को अगर बाद में एक्सप्लेन करें तो वो होगा वेलोसिटी बाय टाइम। वेलोसिटी बाय टाइम को हम डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ बच्चों, तो दिक्कत नहीं होना चाहिए, डिवाइडेड बाय टाइम। तो उसको मैं लिख सकता हूँ मास इनटू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम स्क्वायर। तो अभी हम अगर डिस्प्लेसमेंट को देखें तो डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग एल्स जस्ट द रिप्रेजेंटेशंस ऑफ द लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम स्क्वायर। तो ये लिखने का मतलब ये है कि जब हम कोई फिजिकल क्वांटिटी, दैट टू डिराइव क्वांटिटी के बारे में बोलते हैं, तो वो डिराइव क्वांटिटी हमेशा कुछ फंडामेंटल क्वांटिटी को रिलेट करता है। जैसे कि यहाँ पे हम एक डिराइव क्वांटिटी लिए फोर्स, और ये 3 फंडामेंटल क्वांटिटी को रिलेट किया। ना व्हेन वी एक्सप्रेस, जब हम कोई भी डिराइव क्वांटिटी या फिर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को किसी भी फंडामेंटल क्वांटिटी के पावर के तहत उसको रिप्रेजेंट करेंगे, तब हम बोलेंगे कि वो जो पावर है वो रेस्पेक्टिव फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन होगा। कैसे ना, जैसे कि मैं यहाँ पे मास के पावर को कितना कहा ना 1, लेंथ के पावर को कितना बोल रहा हूँ ना दैट वन इज 1, टाइम के पावर को ऊपर की तरफ लेके मैं लिखूँगा कितना ना -2। तो अब मैं 1 1 -2 जो मुझे मिला, these particular numbers can be treated as the dimension of the respective physical quantity। तो ये अगर उसका डायमेंशंस हुआ तो यहाँ पे मैं इस डायमेंशंस को कहूँगा क्या ना, 1 is the power of mass, 1 is the power of length, and -2 will be the power of your time। तो ये जो हम रिप्रेजेंट किए हैं एक ब्रैकेट के अंदर, इसको इस फिजिकल क्वांटिटी का हम बोलेंगे क्या ना डायमेंशंस। मगर जब हम इस पावर को मास लेंथ टाइम के पावर के हिसाब से लिखें, जैसे कि मैं इस मास को लिखूंगा कैपिटल M, लेंथ को लिखूंगा कैपिटल L, टाइम को लिखूंगा कैपिटल T, और वहाँ पे पावर लिखूंगा 1 -2, तब ये जो हमें मिला इसको इस फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला कहा जाएगा। समझ गए बच्चों? तो डायमेंशंस मतलब हम जो पावर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो डायमेंशन होगा, लेकिन उसको अगर हम मास लेंथ टाइम के सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशंस के ऊपर रिप्रेजेंट करके लिखें तो वो उसी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला कहा जाएगा। अभी डायमेंशंस और डायमेंशनल फार्मूला में क्या डिफरेंस है आपको शायद क्लियर हो चुका होगा। अभी मैं ये बताने वाला हूँ कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का अगर डायमेंशनल फार्मूला लिखा जाए तो वो कौन सा टर्म को हम ज़्यादा ध्यान में रखेंगे। सो दैट्स पार्ट लेट आई एक्सप्लेन यू, सो लिसन केयरफुली, क्योंकि यही एक चीज़ है जिसको जानने के बाद कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला हम इजीली लिख पाएंगे। तो कैसे होगा वो, कि जैसे कि मैं कह रहा हूँ दैट वन इज द फर्स्ट टर्म, कि जब भी हम डायमेंशनल फार्मूला लिखेंगे किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का, पहला पॉइंट होगा क्या ना, डायमेंशनल फार्मूला
must be represented from the left to right in the order of mass, length and time। ये जो डायमेंशनल फॉर्मूला कहा जाएगा, जो भी हम डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे वो हमेशा लेफ़्ट टू राइट के ऑर्डर में रहेगा, जहाँ पे पहला ऑर्डर रहेगा किसका, ना मास का, दूसरा ऑर्डर रहेगा किसका, ना लेंथ का, तीसरा रहेगा किसका, ना टाइम का। तो वहाँ पे अगर हम किसी के पावर के हिसाब से रिप्रेजेंट करें तो दैट कंसिडर टू बी योर डायमेंशनल फार्मूला ऑफ द रेस्पेक्टिव फिजिकल क्वांटिटी। दूसरा जो कंडीशंस होगा वो कंडीशंस क्या कहा जा सकता है ना, द यूनिट ऑफ द respected physical quantity in the form of its fundamental quantity can be used to express the dimensional formula of the corresponding फिजिकल क्वांटिटी। इसका मतलब क्या है, मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि पकड़ लो मुझे कोई यूनिट ये दे दिया कि यूनिट लेटेड बी दैट वन इज योर वाट। कोई मुझे ये कह रहा है कि यूनिट पकड़ लो एक वाट है, तो जब यूनिट को मैं वाट कह रहा हूँ तो वाट का मतलब मैं कह सकता हूँ दैट वन इज जूल पर सेकेंड, जूल मतलब मैं कह सकता हूँ दैट वन इज न्यूटन मीटर पर सेकेंड, न्यूटन को मैं ये कह सकता हूँ केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू मीटर पर सेकेंड और केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। क्यों, समझ में आया? मैं वाट लिख रहा हूँ, ये किसी का यूनिट है, आप सबको मालूम है ये पावर का ही यूनिट होगा। तो पावर इज इक्वल टू वर्क बाय टाइम, जो कि मैं जूल बाय सेकेंड लिखा। जूल को मैं लिख सकता हूँ फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट न्यूटन इंटू मीटर लिख सका। न्यूटन को मैं लिख सकता हूँ दैट वन इज अ फोर्स, मास इंटू एक्सेलरेशंस, तो मास इंटू एक्सेलरेशंस लिखा। मीटर इंटू सेकेंड लिखने के बाद मुझे ये फाइनली यही मिला, जो कि मैं कह सकता हूँ कि एक यूनिट जो कि एक एसआई फॉर्मेट में है उसको मैं उसके फंडामेंटल क्वांटिटी के यूनिट के हिसाब से रिलेट कर लिया। तो अभी जो ये यूनिट मिला उसी हिसाब से मैं अगर ये जानता हूँ कि अगर वाट इज़ द यूनिट ऑफ द पावर, then I can say from the respective unit I can say the dimensional formula is ml square। तो ये जो दूसरा पॉइंट है ये यही रिप्रेजेंट करता है कि किसी के यूनिट को लेके भी हम कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकते हैं। कब? जब इस यूनिट का रिलेटेड फंडामेंटल क्वांटिटी का रिलेशंस हमें मालूम हो। सो दिस इज व्हाट द सेकंड पॉइंट आई कैन से। आफ्टर दैट हम तीसरे पॉइंट को जाएंगे। तीसरा पॉइंट क्या होगा? ना तीसरा पॉइंट होगा कि जब भी हम डायमेंशनल फॉर्मूला बोलेंगे, डायमेंशनल फॉर्मूला में जो भी फंडामेंटल क्वांटिटी को हम इन्वॉल्व करेंगे, ऑल द फंडामेंटल क्वांटिटीज सिंबल्स मीन्स मास का अगर सिंबल रहा m, लेंथ का अगर l, टाइम का अगर t रहा,
ऑल शुड बी रिप्रेजेंट इन कैपिटल लेटर। तो थर्ड पॉइंट होगा क्या ना, द सिंबल्स represent the fundamental quantity to express the dimensional formula which represents must be written in capital letter। ओके बच्चों, चौथा पॉइंट जो है वो काफ़ी वाइटल है। वाइटल क्या ना, द डायमेंशनल फॉर्मूला is independent from the formula related to the physical quantity। इसका मतलब क्या है ना, जब हम एरिया बोलेंगे, ये एक फिजिकल क्वांटिटी है, तो जब हम एरिया बोलेंगे उसका फॉर्मूला हम डिफरेंट एस्पेक्ट के लिए डिफरेंट ले सकते हैं। जैसे कि एरिया ऑफ सर्कल हुआ, जिसका फॉर्मूला हम पाई आर स्क्वायर ले सकते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर हुआ, जिसका फॉर्मूला हम कह सकते हैं दैट वन इज योर ए स्क्वायर। तीसरा हुआ एरिया ऑफ रेक्टेंगल, जिसका फॉर्मूला हम ए बी कह सकते हैं, वैसे वगैरह वगैरह। तो दिस डायमेंशनल फॉर्मूला डजंट डिपेंड्स ऑन द फॉर्मूला रिलेटेड टू द एरिया, रिलेटेड टू द फिजिकल क्वांटिटी। तो अभी अगर फॉर्मूला रिलेटेड टू द फिजिकल क्वांटिटी कहा जाए तो इसमें एरिया ऑफ द सर्कल एक अलग सा फॉर्मूला, स्क्वायर के लिए अलग सा, रेक्टेंगल के लिए अलग सा। तो हम अगर फॉर्मूला को गिनेंगे तो एक फिजिकल क्वांटिटी का पर्टिकुलरली वो जो फॉर्मूला है वो वेरी करता रहेगा। तो इसलिए जब हम डायमेंशनल फॉर्मूला कहते हैं, दैट डायमेंशनल फॉर्मूला इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द फॉर्मूला रिलेटेड टू द फिजिकल क्वांटिटी। इट मीन्स दिस डायमेंशनल फॉर्मूला रिलेट्स टू द पर्टिकुलर रिलेशंस ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटी विद द रेस्पेक्टिव फिजिकल क्वांटिटी। कैसे? जैसे मैं पकड़ लूँ एरिया ऑफ द सर्कल, यहाँ पे मुझे लेंथ का स्क्वायर मिल रहा है, पाई इज द वैल्यू विच इज ए कांस्टेंट। स्क्वायर भी यहाँ पे मुझे लेंथ का स्क्वायर मिल रहा है, रेक्टेंगल में भी मुझे लेंथ का मल्टीप्लिकेशन 2 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन, या इसका मतलब मुझे स्क्वायर मिल रहा है। वो भी जैसे भी सिलेंडर भी पकड़ लें, मैं पकड़ लेता हूँ लेट इट बी सिलेंडर, तो वहाँ पे भी मुझे देखिए 2 पाई आर इंटू एच लेंथ का मल्टीप्लिकेशंस मिल रहा है। तो जब भी मुझे कोई डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी पूछे तो मैं उस फिजिकल क्वांटिटी का फंडामेंटल क्वांटिटी के साथ कौन सा रिलेशंस है वही मैं देखूंगा। और रिलेशंस क्या है न, ये जो फिजिकल क्वांटिटी है ये कोई भी फंडामेंटल क्वांटिटी को कैसे रिलेट करता है ना, दैट वन इज योर एरिया रिलेटेड टू द फंडामेंटल क्वांटिटी ऑफ लेंथ विच इज मल्टीप्लाइड विथ इटसेल्फ। इसके लिए इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होगा क्या ना, एल स्क्वायर। हैंसफॉर्ड अगर कोई मुझे ये बोले कि व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए सर्कल और व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ योर सेट, व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ सर्कल और एरिया ऑफ स्क्वायर और एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तीनों के लिए मेरा डायमेंशनल फॉर्मूला सिर्फ एक ही रहेगा। मतलब ये सिर्फ इस रिलेशंस के ऊपर डिपेंड करता है, ना कि उसके फॉर्मूले के ऊपर। सो दिस इज व्हाट द वेरी वाइटल वन हैज़ टू नो दिस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है,
इसको समझने के लिए उसको काफ़ी बच्चे इसको समझना काफ़ी ज़रूरी है। नेक्स्ट जो पॉइंट, जो पांचवा पॉइंट मैं कहने जा रहा हूँ, दैट वन इज व्हाट, दैट वन इज योर point is the dimensional formula of a constant is 1, मतलब is 0, सॉरी 0 मतलब कोई भी, और वी कैन से a constant is always considered as dimensionless। इसको कैसे एक्सप्लेन करें? जैसे कि मैं पिछले बार मैं कहा था कि एरिया ऑफ ए सर्कल अगर मैं कहूँगा पाई आर स्क्वायर, और एरिया ऑफ ए सिलेंडर अगर मैं कहूँगा 2 पाई आर एच, तो यहाँ पे अगर पाई और 2 पाई को लिया जाए, दोनों का एक वैल्यू निकलेगा, एंड दीज आर कंसिडर्ड टू बी ए कांस्टेंट। हैंसफॉर्थ व्हेनेवर वी कंसिडर द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी, यहाँ पे हम कांस्टेंट का डायमेंशन को हमेशा बोलेंगे दैट वन इज ए 0, 1, इट हैज़ नॉट एनी डायमेंशन। तो जो बाकी रह गया उसको हम डायमेंशन निकालेंगे, एंड दैट वन इज रिप्रेजेंट्स व्हाट, एल स्क्वायर, हियर इट इज एल स्क्वायर। तो वैसे ही अगर मैं कहूँगा हाफ एम वी स्क्वायर, ये सबको मालूम है, ये फॉर्मूला रिलेट करता है किसका ना, काइनेटिक एनर्जी का, जहाँ पे मैं डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मास एंड वेलोसिटी के स्क्वायर को निकालूंगा, जबकि हाफ का डायमेंशंस में कंसिडर ही नहीं करूंगा, क्योंकि दिस वन कंसिडर एज योर डायमेंशनलेस। सो वैसे ही हम एक कांस्टेंट को, डायमेंशंस को ऐसे ही ले सकते हैं। लेकिन उसके बाद ऐसे कुछ कांस्टेंट हैं जिसका डायमेंशंस है, वी कैन कंसिडर द डायमेंशन ऑफ सच टाइप ऑफ कांस्टेंट। And to know about the dimension of such type of constants, we have to classify the physical quantity according to the dimensions. So when you classify the physical quantity according to the dimensions, हम कोई भी physical quantity को according to the dimensions 4 वैरायटी में क्लासीफाई कर सकते हैं। जैसे कि पहला वैरायटी होगा क्या ना, that one is your डायमेंशनल वेरिएबल। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को हम डायमेंशनल वेरिएबल के हिसाब से ले सकते हैं। दूसरा होगा क्या ना, दैट वन इज डायमेंशनलेस वेरिएबल। तीसरा होगा क्या ना, दैट वन इज डायमेंशनल कांस्टेंट। चौथे को हम बोलेंगे डायमेंशनलेस कांस्टेंट। सो लेट वी डिस्कस द फर्स्ट वन, दैट वन इज अ डायमेंशनल वेरिएबल। सो जब हम डायमेंशनल वेरिएबल के बारे में बात करेंगे, सो व्हाट इज द डायमेंशनल वेरिएबल, दैट इट इज़ ए फिजिकल क्वांटिटी। पहले वाला का मैं कहूँगा इट इज़ ए फिजिकल क्वांटिटी which has a dimensional formula but it doesn't have any fixed value। ये पहले का होगा। तो इसको कैसे कहें, जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं, फोर्स, मोमेंटम, वेलोसिटी वगैरह वगैरह। यहाँ पे
मैं जो 3 फंडामेंटल क्वांटिटी को लिखा हूँ, जैसे कि पहले वाले को लिखा हूँ मैं, दैट वन इज योर फोर्स, दूसरे वाले को लिखा हूँ मैं मोमेंटम, तीसरे वाले को लिखा हूँ वेलोसिटी, सभी का खुद का एक डायमेंशनल फॉर्मूला हम निकाल सकते हैं, उसको रिलेट कर सकते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी के साथ, हम उसको डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकते हैं। लेकिन अगर कोई पूछे कि इस फिजिकल क्वांटिटी का वैल्यू कितना है, तो उस वक्त हमारा आंसर आएगा 0, हम उसके वैल्यू को कह नहीं सकते। So this is what the physical quantity which can be treated as a variable. Why? Because it doesn't have, these physical quantities do not have any fixed value, but we can find out the dimensional formula of the respective physical quantity. तो इस तरह का physical quantity, जो quantity हम कह रहे हैं उसको हम बोलेंगे क्या ना, according to the dimensions उसको बोलेंगे that one is your dimensional variable. So दूसरा जो हम classify करने जा रहे हैं, दूसरा का नाम है क्या ना, डायमेंशन लेस वेरिएबल। डायमेंशन लेस वेरिएबल मतलब, इसको लिखता हूँ, ध्यान से लिखो। सो द फिजिकल क्वांटिटी व्हिच नाइदर हैव एनी dimensional formula nor have any fixed value। एग्जाम्पल के तहत मुझे अगर एग्जाम्पल दिया जाए तो एग्जाम्पल के हिसाब से मैं कह सकता हूँ एंगल, सॉलिड एंगल, मैं ले सकता हूँ स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं एंगल को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इसको एक्सप्लेन करने के लिए, ये जो फिजिकल क्वांटिटी कह रहा हूँ, इसको एक्सप्लेन के लिए मैं एंगल को कह रहा हूँ। सो एंगल बाद में सॉलिड एंगल को मैं क्लास में एक्सप्लेन करूँगा। मैं एक्सप्लेन करने के लिए दोनों को ही ले रहा हूँ। सो लेट आई गो फॉर दिस क्वांटिटी व्हिच कैन बी कंसिडर्ड एज योर डायमेंशन लेस वेरिएबल। वेरिएबल मतलब जैसे कि हम पहले से ही बता चुके हैं कि इसका कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं है और ये डायमेंशनल फॉर्मूला भी उसका नहीं है। कैसे, उसको मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। सो टू एक्सप्लेन दिस, लेट आई डिफाइन द एंगल। एंगल को कैसे डिफाइन किया जाए ना, कोई भी आर्क को, एक एज्यूम सर्कल का जो भी एक आर्क होगा जिसका लेंथ पकड़ लो L है, उस आर्क के दो एंड को अगर सेंटर में ज्वाइन कर लें, ये किसका होगा, एक सर्कल का। एक सर्कल का एक पोर्शन से लेंथ ऑफ आर्क है, दैट मीन्स इज व्हाट A एंड B एंड लेट हियर इट इज 0। तो ये जो लेंथ जो आर्क हमें मिल रहा है वो आर्क एक सर्कल का होगा जिसका लेंथ में AB की, जिसका लेंथ में L कह रहा हूँ, एंड बोथ द एंड्स आर कनेक्टेड विद द सेंटर। तो वो सेंटर को देने में जो वैल्यू हमें यहाँ पे मिलेगा, एट द सेंटर जो भी वैल्यू हमें मिलेगा, दैट वन इज कंसिडर्ड टू बी योर एंगल। सो अगर हम एंगल को कंसिडर करें और इसका यूनिट अगर लें तो यूनिट होगा कितना ना, रेडियन। रेडियन एंगल का यूनिट कहा जा सकता है। तो ये जो रेडियन है, उस रेडियन के हिसाब से हम ये वैल्यू को डिटरमाइन कर सकते हैं। मतलब वन फिजिकल क्वांटिटी, हियर इट इज ए फिजिकल क्वांटिटी whose value can be determined. It means we can measure it. It is a quantity whose value can be measured, whose value can be measured. तो हम उस वैल्यू को मेजर कर पा रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी क्वांटिटी हम ले रहे हैं, जिसको हम एंगल कह रहे हैं, वो एक फिजिकल क्वांटिटी होगा। लेकिन जब ये फिजिकल क्वांटिटी होगा और उसके फॉर्मूलेट को हम रिलेट करेंगे, सो वंस वी गो फॉर द सिंबल्स, द एंगल हैज a symbol, that one is a theta, and the formula is equal to L by R. Formula is equal to how much? That one is your L by R. So यहाँ पे जब मैं L by R लिख रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान से देखिए, यूनिट को हम रेडियन कह रहे हैं, मतलब जो भी वैल्यू निकलेगा उसको हम रेडियन कहेंगे। लेकिन जब हम उसको डायमेंशनली रिलेट करने जा रहे हैं तो ये एक फ्रैक्शन की तरह लिखा जा रहा है। जो हम न्यूमरेटर में हम लेंथ लिख रहे हैं, डिनोमिनेटर भी लेंथ लिख रहे हैं। तो उस लिहाज से ये जो वैल्यू है, जो मैं कह रहा हूँ रेडियन एक फिजिकल क्वांटिटी, जो मैं थीटा लिखा हूँ,
ये जो पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी हुआ ये कोई भी फंडामेंटल क्वांटिटी को रिलेट नहीं कर रहा है। हैंस फॉर दिस पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी इज कंप्लीटली डायमेंशनलेस। ये एक डायमेंशन लेस होगा। डायमेंशन लेस होगा इसका मतलब ये नहीं कि इसका कोई वैल्यू नहीं होगा, वैल्यू होगा, हम उस वैल्यू को मेजर कर सकते हैं। इसका मतलब ये एक फिजिकल क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी है जिसका वैल्यू मेजर किया जा सकता है, बट इट इज कंप्लीटली इंडिपेंडेंट फ्रॉम योर फंडामेंटल क्वांटिटी। दैट्स व्हाई वी कैन से दिस पर्टिकुलर क्वांटिटी इज ए डायमेंशनलेस क्वांटिटी। और इस तरह का क्वांटिटी को ना ही हम फंडामेंटल कह सकते हैं, ना ही हम डिराइव कह सकते हैं, लेकिन ये एक फिजिकल क्वांटिटी है। इसको ना ही हम फंडामेंटल क्वांटिटी कह सकते हैं, ना ही हम डिराइव क्वांटिटी कह सकते हैं। तो इस तरह का क्वांटिटी को एक अलग ही नाम दिया गया है जिसका नाम है सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। इसको ना ही हम फंडामेंटल क्वांटिटी कह सकते हैं, ना ही हम डिराइव क्वांटिटी कह सकते हैं, इसको हम सप्लीमेंट्री क्वांटिटी कह सकते हैं। तो एंगल जो भी मिला हमें, एंगल यहाँ पे लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस मिला, जो भी मिला, ये जो एंगल है हम उसे 2 डायमेंशन में कंसिडर कर रहे हैं। जो भी एंगल है हम उसे 2 डायमेंशन में कंसिडर कर रहे हैं। अगर वही एंगल को हम 3 डायमेंशन में कंसिडर करेंगे, अगर वही एंगल को हम 3 डायमेंशन में कंसिडर करेंगे तो उस आर्क एक लेंथ होगा, वहाँ पे हम एक सरफेस लेंगे और सेंटर से जो भी एंगल मिलेगा दैट वन इज कंसिडर टू बी योर सॉलिड एंगल। तो एंगल इज इन 2 डायमेंशंस एंड द सॉलिड एंगल इज इन 3 डायमेंशन। वैसे ही जैसे ही हम एंगल में रिप्रेजेंट किए थे कि दैट वन इज ए लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस, वैसे ही सॉलिड एंगल जो भी होगा दैट वन इज योर सरफेस एरिया एस डिवाइडेड बाय, अगर रेडियस को आर लिया जाए दैट वन इज योर आर स्क्वायर। तो यहाँ पे भी देखिए अगर एरिया लिया गया है तो उसका भी डायमेंशनल फॉर्मूला एल स्क्वायर होगा, जो कि मैं पहले से एक्सप्लेन कर चुका हूँ, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर जिसका डायमेंशनल फॉर्मूला वही एल स्क्वायर होगा। तो अगर हम दोनों को डायमेंशनल फॉर्मूला को पकड़ लें तो यहाँ पे भी सॉलिड एंगल का जो वैल्यू आएगा वो एक सिंपल डिजिट आएगा जो कि फंडामेंटल क्वांटिटी से इंडिपेंडेंट रहेगा। Henceforth, these quantities are considered to be a physical quantity because we can measure it। ये इसको हम physical quantity कह सकते हैं क्योंकि हम इसको measure कर पा रहे हैं, लेकिन वो एक dimensionless physical quantity कहा जा सकता है। So this is what your dimensionless variable. So the next part is what your डायमेंशनल कांस्टेंट। मैं आज ही के क्लास में क्या था डिस्कस किया था कि पाई इज ए कांस्टेंट व्हिच हैज ए फिक्स्ड वैल्यू 3.14 एंड सिंस इट इज ए कांस्टेंट वी कैन से दिस वन इज कंप्लीटली डायमेंशनलेस। लेकिन सभी बच्चों ये जानते होंगे कि मैं पकड़ लिया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी, मैं ले रहा हूँ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी जिसका वैल्यू क्लोज टू 9.8 एक्सेलरेशंस एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो भी हुआ एक फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि एक एक्सेलरेशन ही होगा। यूनिट लिख लिया कितना ना, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अभी ये जो g है उसका एक फिक्स्ड वैल्यू है, लेकिन फिक्स्ड वैल्यू होने के बावजूद भी ये किस फंडामेंटल क्वांटिटी, सिर्फ किस फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसी के वजह से अगर कोई पूछे कि एक्सेलरेशंस ड्यू टू ग्रेविटी इसका डायमेंशंस कितना होगा ना, दैट वन इज सिमिलर टू योर एक्सेलरेशंस। क्यों ना, पॉइंट नंबर 3 जहाँ पे हम लिए हैं कि दैट डजंट डिपेंड्स ऑन द फॉर्मूला और इट डिपेंड्स अपॉन द फिजिकल क्वांटिटी। मतलब कोई भी डायमेंशनल फार्मूला लिया जाए जैसे कि एक्सेलरेशंस और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यहाँ पे मैं फार्मूला को रिलेट नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी को रिलेट कर रहा हूँ जो फिजिकल क्वांटिटी दोनों के लिए सेम होगा। तो उस लिहाज से मैं एक्सेलरेशंस के लिए जो भी डायमेंशनल फार्मूला होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के लिए भी वही डायमेंशनल फार्मूला होगा। वैसे ही अगर कोई पकड़ लिया F इज इक्वल टू जी कैपिटल M स्मॉल m बाय आर स्क्वायर,
तो यहाँ पे भी कैपिटल जी एक कांस्टेंट वैल्यू है, उस कांस्टेंट वैल्यू का भी कोई पर्टिकुलरली यूनिट है और उस यूनिट को लेके हम उसके डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो सच टाइप ऑफ कांस्टेंट के स्मॉल जी दे हैव ए वैल्यू as well as they have a dimension. So such type of quantity is known as what? Your dimensional constant quantity. उसको हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं ना, बच्चे लिख लो, उसको लिखेंगे कैसे ना, द फिजिकल क्वांटिटी which has both the fixed value and fixed value and the dimensional formula is known as डायमेंशनल कांस्टेंट। जैसे कि कैपिटल जी, स्मॉल जी वगैरह वगैरह, ऐसे काफ़ी कुछ हैं जो कि तुम बाद में पढ़ोगे, मैं लिखना नहीं चाहता, वो सेकेंड ईयर में है। तो ये उस तरह का कांस्टेंट है जिसका हम डायमेंशन में निकाल सकते हैं और ये एक पर्टिकुलरली फिक्स्ड वैल्यू भी देगा। चौथा जो है, जो कि मैं पहले से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, दे आर द कांस्टेंट व्हिच हैज नॉट एनी डायमेंशन। जैसे कि मैं कह रहा हूँ पाई, मैं कहूँगा कि लेट इट बी एनी न्यूमेरिकल डिजिट 1 2 3 4 लाइक दैट। सो एनी थिंग्स दे हैव ए कांस्टेंट वन एंड दे डू नॉट हैव एनी डायमेंशनल फॉर्मूला। तो मैं लिखूँगा क्या ना, द फिजिकल क्वांटिटी or the physical quantity which has a fixed value, उसका एक fixed value है but doesn't have any dimensional formula is known as dimensionless constant. So classifications of physical quantity according to the dimensions we have completed. जो चौथा रहा, that one is a principle of homogeneity, उसको हम according to the dimension एक फिजिकल क्वांटिटी का क्या क्या प्रॉपर्टी रहता है उसी के हिसाब से हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को डिफाइन करते हैं, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द क्लास ऑफ टुडे। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ उसका सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा कि ये चैनल को फॉलो करें और नेक्स्ट वीडियो के ऊपर नोटिफिकेशन जानने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। बाद में वीडियो को अंत में देख के कमेंट ज़रूर दीजिएगा, कमेंट क्या इसमें इम्प्रूवाइज क्या कर सकता है, क्या किया जा सकता है और आपके कौन से पॉइंट में आपको कुछ एम्बिग्यूटी लगा, जो भी आपको लगा हो आप मुझे कहेंगे, जिसको मैं नेक्स्ट क्लास में उसको एक्सप्लेन करने के लिए कोशिश करूँगा ज़रूर। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द क्लास फॉर द टुडे। स्टे एट होम, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, बाहर जो भी चल रहा है उसको कम्प्लीटली भूल के आप 11 के जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं बच्चे लोग उसको फोकस कीजिए और तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, थैंक यू, नमस्ते।